MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आज हम बात करने वाले हैं रामलीला के बारे में, लेकिन आज की रामलीला में एक किरदार को लेकर चर्चा गर्म है। हम आपको दिखाएंगे बोल्ड एक्ट्रेस पूनम पांडे को दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी ने मंदोदरी का रोल क्यों दे दिया। इसके अलावा बात होगी उस कैरेक्टर की छवि के बारे में, साथ ही उपजे बवाल के बारे में। आपको हम दिखाने वाले हैं मौलाना तौकीर रजा के बिगड़े बोल, जो भारत के माहौल को नेपाल और श्रीलंका से उसकी तुलना कर रहे हैं। इसके अलावा बात होगी गुजरात में फेंके गए नफरती पत्थर के बारे में, जिसका चाल चरित्र और चेहरा बददिमाग सोच को बता रहा है। खबरों में आगे बात होगी झारखंड में ISIS के हेडक्वार्टर की, और आखिर में आपको दिखाएंगे लालू की बेटी रोहिणी गुस्से में सिंगापुर क्यों चली गई, तो तेज प्रताप ने बहन की रक्षा के लिए किस पर सुदर्शन चक्र चलाने की बात कही। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। तो राम की लीला का मंचन होने वाला है, तैयारियां हो चुकी हैं, पात्र चुने जा चुके हैं, लेकिन लवकुश रामलीला कमेटी का रामलीला के पात्रों को लेकर जो चुनाव है वो सवालों से घिरा हुआ है। ये सवाल धर्म के ध्वजावाहक पूछ रहे हैं, क्या कलाकारों की इतनी कमी हो गई कि बोल्ड अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दे दिया गया? क्या पूनम पांडे की छवि इतनी शुद्ध है कि वो महापंडित रावण की पत्नी का किरदार अदा करें? और तर्क भी ऐसा कि रोल करने से पूनम पांडे के जीवन में बदलाव आ जाएगा। सवाल कई हैं, तर्क कई हैं, लेकिन कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता। रामलीला सनातन की आस्था है और आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। देखिए, देश भर में रामलीला की तैयारियों के बीच मंचन के लिए पात्रों का चयन हो रहा है, लेकिन पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लवकुश रामलीला में मंदोदरी के किरदार के लिए सोशल मीडिया पर बोल्डनेस के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे के नाम ने महाभारत खड़ा कर दिया है। वहीं पूनम पांडे जो बोल्डनेस की जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं, जो अपने बोल्ड कारनामों की वजह से सुर्खियां बटोरती हैं, जो भारतीय संस्कारों को राह चलते शर्मिंदा करती हैं, वही पूनम पांडे अब रामलीला के मंचन में मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। इस चयन के खिलाफ भारत के साधु संतों ने एक सुर में आवाज बुलंद किया है, क्योंकि सवाल मर्यादा का है, सवाल आदर्श का है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता और विवादित चेहरों के बलबूते तमाशे की शक्ल में होने वाला आयोजन सरासर आस्था के साथ खिलवाड़ है। विश्व हिंदू परिषद इसके विरोध में उतर आया है, पत्र लिखकर रामलीला कमेटी को पुनर्विचार करने को कहा है। तर्क ये है कि रामलीला नाटक से कहीं ज्यादा सनातन की प्रमुख संस्कार की व्यवस्था है, जो आने वाली पीढ़ियों के मन में मंचन के जरिए भारतीय संस्कृति और मूल्यों को जगाती है। विश्व हिंदू परिषद मानता है कि पूनम पांडे अतीत में विवादों में शामिल रही हैं। उनकी कास्टिंग से भक्तों में नाराजगी हो सकती है। रामलीला केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं है, भारतीय मूल्यों और परंपराओं का जीवंत अवतार है। कलाकारों का चयन केवल अभिनय क्षमता पर न हो, श्रद्धालुओं की भावनाओं पर भी विचार होना चाहिए। रामलीला का वास्तविक स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में संस्कार के भाव पैदा करता है, लेकिन रामलीला में ग्लैमर की भूमिका कहीं न कहीं किरदार की प्रकृति और प्रवृत्ति के साथ चलती है। पूनम पांडे का बोल्ड अवतार रावण की पत्नी मंदोदरी के भाव को आहत करने जैसा है, लेकिन इन बातों से इतर रामलीला कमेटी का तर्क कुछ और ही है।
कमेटी का मानना है कि पूनम पांडे अगर मंदोदरी का किरदार निभाएंगी तो उनके जीवन में भी भारी बदलाव आएगा। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के लिए ये कदम जायज है। रामायण कोई एक केवल नाट्य मंचन नहीं है, वो एक संस्कार व्यवस्था है और एक संस्कार देने वाली व्यवस्था में ऐसे पात्रों के द्वारा अभिनय करवाना जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो गलत है और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जब फिल्मी दुनिया के कलाकार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाते हैं तो हमें देखना होता है कि जो जो कलाकार जिनकी रिक्वेस्ट हमारे पास है उसमें से कौन सा कलाकार कद और काठी के हिसाब से कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। और मंदोदरी का किरदार हमने पूनम पांडे जी को इसलिए दिया कि उन्होंने जो अतीत के अंदर किया, आज अगर मर्यादा के अंदर रहकर और भगवान राम के मंच के ऊपर आकर कोई अपने आप को बदल देता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तर्क जो भी हो, लेकिन सनातन के ध्वजावाहक नाराज हैं। रामलीला हमारी संस्कृति के महान नायकों के चरित्र दर्शन का मंचन है, जहां किरदारों के चयन से लेकर उनके डायलॉग का असर भारत के जर्रे जर्रे पर पड़ता है। दूर दूर तक रामलीला के किसी भी अंश में भी पूनम पांडे की छवि फिट नहीं बैठती है। संत समाज इन्हीं बातों को लेकर नाराज है। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी है मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो। अब यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पाठ दो ना। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। राष्ट्र सर्वोपरि के सवाल हैं कि बोल्ड पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल क्यों दिया गया? अश्लीलता परोसने वाली मॉडल का चुनाव क्यों? सिर्फ ग्लैमर के लिए पूनम पांडे का चयन क्यों? लोगों की भावनाओं को आहत करने का प्रयास क्यों? पूनम पांडे के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। धर्म और समाज की आस्था का जीवंत प्रतीक रामलीला, जो भारत के भविष्य को सुरक्षित और संयमित करने का एकमात्र मंच है। रामलीला नाटक नहीं, बल्कि भगवान राम के आदर्शों और रावण की अति का सबक है। लेकिन सवाल है कि जब इस पवित्र आयोजन को सस्ती पब्लिसिटी का मंच बना दिया जाए तो फिर हमारी परंपरा पर क्या असर होगा? याद रखिए, रामलीला मंच है धर्म और संस्कृति का, न कि बोल्डनेस और पब्लिसिटी का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रामलीला का मतलब समझ में आया होगा। वो रामलीला जो हम और आप बचपन में देखा करते थे, आज उसका प्रारूप बदलने की कोशिश हो रही है, जो कहीं से भी सही नहीं है। पात्रों के चयन में खास सतर्कता बरतनी जरूरी है, क्योंकि ये राष्ट्रहित का सवाल है। एक खास पोस्टर को हाथों में लेकर गदर की मंशा पाले चंद लोगों को मौलाना की शह मिली। नेपाल और श्रीलंका के माहौल को भारत के साथ मिलाया जा रहा है। कभी आई लव इंडिया किसी ने नहीं कहा, मौलाना ने भी नहीं कहा। कैसे कहेंगे? आखिर धर्म के चश्मे में हो हंगामा, शोर शराबे से शक्ति प्रदर्शन ही तो करना है। उत्तर प्रदेश में शांति स्थापित है, कानून का राज है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा अभी भी उसी भंवर में फंसे हैं जहां धार्मिक उन्माद है, विद्रोह की आग है और अशांति है। देखिए, नेपाल के बाद भी बहुत मेरे पास फोन आए, पूरे हिंदुस्तान से फोन आए हैं। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी। शहर शहर बवाल जारी है। मजहब के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ हो रहा है और मौलाना तौकीर रजा दंगे की बात कर रहे हैं। एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। नेपाल और श्रीलंका के हालात का हवाला दे रहे हैं। समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या चाहते हैं ये हिंदूवादी संगठन, उनका असल मकसद क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की है, हर जुल्म बर्दाश्त किया है, लिंचिंग बर्दाश्त की है,
बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त की है। हमें नमक हराम कहा जाता है। और कौन कहता है? जो खुद वो हमें नमक हराम कह रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लेकिन न हुकूमत ने इस पे संज्ञान लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया, न कहीं किसी ने उसकी खास मजम्मत की। सुना आपने, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। सड़कों पर आस्था का सैलाब है और उससे ठीक पहले मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान देकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा ने ऐसा बयान दिया हो। अलग अलग मुद्दों पर पहले भी तौकीर रजा ऐसी बयानबाजी करते रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा शाहजहांपुर वाले मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन उन्होंने एक इलाके में हुए तनाव को लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल वाला उदाहरण देने लगे। नेपाल के बाद भी बहुत मेरे पास फोन आए, पूरे हिंदुस्तान से फोन आए हैं। मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो के आई है कि हम हिंदुस्तान में, क्योंकि श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है। मौलाना तौकीर रजा ने नेपाल और श्रीलंका का उदाहरण तो दिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि आखिर उनके पास नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात खड़े करने का प्रस्ताव लेकर कौन आता है। आखिर मौलाना तौकीर रजा ऐसे किन लोगों से घिरे हैं जो भारत में नेपाल जैसे माहौल बनाना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा हफ्ते भर पहले शाहजहांपुर में हुए बवाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दरअसल शाहजहांपुर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था। हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने थे। पुलिस ने मोर्चा संभाला, हालात पर काबू किया, लेकिन मौलाना तौकीर रजा को शाहजहांपुर में नेपाल दिख रहा है। मुखालफत की जहां तक बात है, हम उन तमाम गलत पॉलिसीज की मुखालफत करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारी इस खामोशी को, हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। अब सवाल है कि जब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है तो मौलाना तौकीर रजा ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। हालांकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा की तरफ से जारी किए गए ऐसे बयान पर सवाल उठना भी लाजमी है। वहीं मौलाना तौकीर रजा के बयान पर संत समाज भी आक्रोशित है, जिसके बाद साधु संत न सिर्फ मौलाना पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान जाने की सलाह भी दे रहे हैं। हिंदुस्तान में दंगा चाहते हैं कराना, इनकी केवल यही इच्छा रहती है। ऐसे मौलानों पर तो एक्शन होना चाहिए। ऐसे मौलाना जो केवल नफरत भरा बयान देते हैं, ऐसे मौलानों को तो हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इन सब के बीच कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार को इस बैनर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें मजहबी नारे भी लगाए गए। इसे लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और अब एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए कानपुर में फिर से प्रदर्शन किया गया। चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 अरब हो, चाहे जेल में बंद कर दो, सरकार के नाम पे गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको क्यों नहीं लगाना? हम लोग नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हम लोग किसी के धर्म में, किसी के उसमें विशेष टिप्पणी नहीं करते हैं। हम लोग को अपने धर्म को मनाना है। कोई दूसरा भी हम लोग ने ये सब ना बोले। इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में हैं।
आला अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। आदेश साफ है, उपद्रवियों से निपटने में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। बहरहाल सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन सवाल है कि आखिर मौलाना तौकीर रजा जैसे कुछ लोग संवेदनशीलता को समझते हुए बार बार ऐसा बयान क्यों देते हैं। तो मौलाना बयान दे रहे हैं और मौलाना तुलना कर रहे हैं नेपाल की जमीन से भारत की जमीन का। त्योहारी सीजन शुरू हो गया और ऐसे में एक ऐसा गैंग है जो एक्टिव है, जो पत्थर चलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। गुजरात के गोधरा समेत कई इलाकों में एक खास समुदाय की पत्थरबाजी का इशारा उस खतरनाक मंशा की तरफ इशारा कर रहा है जो भारत में बवाल चाहता है, भारत में नेपाल चाहता है, भारत में श्रीलंका की आग चाहता है। लेकिन बार बार ऐसे नफरती पत्थर कब तक? सवाल सियासी लोगों से है जो अपने फायदे और नुकसान पर बयान देते हैं। गो तस्कर मारा जाए तो फिर देखिए विपक्ष का सवाल। लेकिन गुजरात में नवरात्र के माहौल में आग लगाने की कोशिश करने वालों पर मौन साधना फिर क्यों है? त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और फिर वही नफरती गैंग भी एक्टिव हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीर एक ही बात का इशारा कर रही है। नफरती गैंग एक्टिव है, छतों पर पत्थरों को स्टोर कर लिया गया है। सवाल फिर वही कि क्या इस बार भी आस्था पर पत्थरबाजी का प्लान रेडी कर लिया गया है? गुजरात और राजस्थान से आई ये तस्वीरें देखिए। इस साल भी त्योहारों से पहले वही पैटर्न है, तरीका भी वही है। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई गई और नवरात्र शुरू होने से ठीक पहले माहौल खराब करने की साजिश रची गई। सबसे पहले आपको गुजरात के गोधरा से आई तस्वीरें दिखाते हैं। हालात बता रहे हैं कि भीड़ ने यहां जमकर उत्पात मचाया है। सड़क पर पत्थर फेंके गए और अब यहां पुलिस की अलग अलग टीमें फ्लैग मार्च कर रही हैं। दरअसल गोधरा में एक शख्स लगातार सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम इन्फ्लुएंसर को थाने बुलाया और ऐसे पोस्ट ना करने का निर्देश दिया। लेकिन इसके बाद नफरती गैंग ने मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की अफवाह उड़ाई। देखते ही देखते भारी भीड़ थाने के आगे इकट्ठा हो गई। पहले जमकर नारेबाजी की गई और फिर तोड़फोड़ की कोशिश। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया गया। एक व्यक्ति रहता है जो बार बार सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल करता है। तो अभी नवरात्रि का त्योहार आ रहा है तो पुलिस ने उनको समझाने के लिए यहाँ पर बुलाया। तो जो लोग थे वो टोला थोड़ा यहाँ पर आ गया। आने के बाद वो उसके राट में आया तो पुलिस ने उनको अलग करने के लिए तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर इकट्ठा थी। लाठी डंडे लेकर माहौल बिगाड़ने की हर कोशिश की गई। वडोदरा में नफरती गैंग ने आधार बनाया सोशल मीडिया पोस्ट, जिसे पहले वायरल किया गया और देखते देखते भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई। वडोदरा में हुई इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 2 उपद्रवी पर केस दर्ज किया। ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए और पोस्ट आई थी जिसको और इसी दौरान एक जूनीगढ़ी एरिया में पथराव का भी बनाव बना। पुलिस ने तात्कालिक कार्यवाही की। 50 से ज्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है। गुजरात के साथ साथ टोंक में भी जमकर बवाल काटा गया। कहा गया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था और इसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। भीड़ ने जमकर उपद्रव मचाया। फैक्ट्री में घुसकर मशीनें तोड़ी, बाइकें जलाई गई।
बाद में जब पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जांच की तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस तरीके की कोई टिप्पणी अभी तक सोशल मीडिया पे या इन किसी के द्वारा हमें पेश नहीं की गई है कि भाई क्या टिप्पणी की गई है। इनका रोष जो है वो किस बात पर रोष है? आपका रोष जायज, अगर मान लो कोई बात किसी ने कही है, गलत कही है, तो आप बताइए। तो अभी तक किसी ने कोई इस तरह की टिप्पणी हमारे सामने पेश नहीं की है। ये इस संबंध में कोई रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, रिपोर्ट अगर देंगे उस पर जो भी लीगल एक्शन उस पर लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर त्योहार से ठीक पहले शहर दर शहर ऐसे गैंग कहां से एक्टिव हो जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सवाल है कि आखिर चंद मिनटों में भारी संख्या में पत्थर और डंडे कैसे इकट्ठा हो जाते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इस बेकाबू और उपद्रवी भीड़ को कंट्रोल कौन करता है, और सबसे बड़ा सवाल कि शहर शहर इस तरह नफरती एजेंडा कौन चलाता है। अलग अलग इलाकों में पुलिस अब सोशल मीडिया पर निगरानी कर रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा। और हम लोगों ने अभी एफआईआर दे दी है। पुलिस प्रशासन ने उस पर हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों को समझाया है, मेरे साथ यहाँ पे शहर के सभी जिम्मेदार मौजूद थे, और हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उस मरदूद की फौरन गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो इंशाल्लाह शहर के अंदर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यकीनन इस तरह की गुस्ताखी जिसने भी की है उसे गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त सज़ा देना चाहिए। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम को संभाला है और एफआईआर मेरे हाथ में है, इस पर दस्तखत मैंने कर दिए हैं। अब सवाल है कि क्या इस तरह के प्रदर्शन के पीछे सियासी ताकतें हैं या फिर समाज और देश को बांटने वाला नफरती गैंग की साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बवाल ही बवाल देखने को मिल रहा है। इधर आतंक का आका पाकिस्तान में रो रो कर मलबा दिखा रहा है, तो झारखंड जैसे छोटे राज्य में ऑनलाइन वर्कशॉप तैयार किया जा रहा है। रांची से आईएसआईएस आतंकी दानिश पहले गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब उसके बताए कई ठिकानों से एक बड़ा खुलासा हो रहा है। वो बता रहा है कि पूरे भारत को कैसे बहलाने की कोशिश हो रही थी। भारत के युवाओं को बहलाकर फुसलाकर आतंकी बनाया जा रहा था। ब्रेन वॉश से लेकर धमाके करने के सारे फॉर्मूले तैयार किए जा रहे थे, लेकिन अब इस नेटवर्क के सभी तार फ्यूज कर दिए जा रहे हैं। मामूली सा दिखने वाला कमरा, कमरे में बिखरा हुआ सामान, लेकिन मामूली से दिखने वाले इस कमरे में होती थी दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग। यहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें मजहब के नाम पर बरगलाने की साजिश रची जाती थी। यह झारखंड की राजधानी का तबराज लॉज है। बम बनाने के लिए झारखंड के रांची में आईएसआईएस के इस हेडक्वार्टर से आईएसआईएस आतंकी दानिश पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। कमरे में पड़ी कुर्सी, पानी की बोतलें, किताबें, दीवार पर दहशतगर्दी का प्लान चस्पा है। इसी कमरे से आईईडी बनाने का सामान भी बरामद हुआ, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि आईएसआईएस आतंकी दानिश भारत में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। दानिश ने इस अड्डे को आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट कैंप के तौर पर डेवलप किया था। आतंकी दानिश के इस घर से पुलिस ने पोटेशियम नाइट्रेट बरामद किया है, जिससे साफ है कि आतंक के इस अड्डे पर भारत को दहलाने के लिए बड़े स्तर पर विस्फोटक बनाए जा रहे थे। आतंकी दानिश ने खुलासा किया है कि विस्फोटक तैयार करने के बाद रांची की सोन रेखा नदी में ट्रायल कर उन्हें नष्ट किया जाता था। 11 लोग हमने डिटेन किए थे, जिसमें 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल कैरेक्टर इसमें अशरार दानिश है, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स, बॉल बेयरिंग्स और काफ़ी सारा इस तरह के आर्टिकल्स जो कि आईडी बनाने के काम में आते हैं, वो इसके पास से मिले हैं। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था। तो चुनावी साल है और बिहार में आरजेडी कुनबा अपनी ही घरेलू परेशानी से घिरा है। तेजस्वी के दोस्त और राज्यसभा सांसद संजय यादव से पहले तेज प्रताप परेशान चल रहे थे, अब रोहिणी भी गुस्से से लाल है। सवाल अब ये नहीं है कि रोहिणी को भी संजय यादव के मसले पर बैकफुट पर आना पड़ा, मतलब ये कि तेजस्वी के लिए संजय यादव से बढ़कर कोई नहीं है। बात रही तेज प्रताप की तो उन्होंने साफ कह दिया है कि बहन के सम्मान के लिए सुदर्शन चक्र भी चलेगा।
हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेजस्वी के दोस्त और सलाहकार संजय यादव पर लालू फैमिली में टकराव कम होता नहीं दिख रहा है। पहले तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य खुलकर संजय यादव के विरोध में उतर आए हैं। बिहार में चुनावी साल है, एनडीए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं आरजेडी खेमे से उठता धुआं भीतर की आग को दिखा रहा है। ये आग पारिवारिक रिश्तों में खटास और बाहरी भीतरी के भेद को बता रहा है। ये वही पोस्ट है जिसे लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने रीपोस्ट कर अपने मन की भड़ास निकाली है। बिहार अधिकार यात्रा वाली बस की अगली सीट पर संजय यादव का बैठना इतना बड़ा बवाल मचा गया कि रूठी रोहिणी सीधा सिंगापुर चली गई। हालांकि रोहिणी ने इस पहले पोस्ट को शेयर करते हुए कुछ भी नहीं लिखा था। इस विवाद की शुरुआत आलोक कुमार के फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई। पोस्ट में बिहार अधिकार यात्रा की बस की तस्वीर लगी थी। तस्वीर में फ्रंट सीट पर आरजेडी सांसद संजय यादव बैठे थे। सवाल उठे कि तेजस्वी की कुर्सी पर कोई और कैसे बैठ सकता है। यही पोस्ट रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया। हालांकि इस मसले पर सियासत गरमाने लगी तो कुछ ही घंटों बाद रोहिणी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए दनादन अपनी ही पार्टी के कुछ अन्य पिछड़ी जाति के नेताओं की तेजस्वी की सीट पर बैठने की तस्वीर भी शेयर कर दी और लिखा कि वंचितों और समाज के आखिरी पैदान पर खड़े लोगों को आगे लाना ही लालू प्रसाद के सामाजिक और आर्थिक न्याय के अभियान का मकसद रहा है। लेकिन तब तक बात काफी आगे निकल चुकी थी। परिवार में बढ़ते बवाल की आहट से परेशान लालू प्रसाद ने रोहिणी से बात की, लेकिन रोहिणी ने एक बार फिर एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर कर दिए, जिसमें रोहिणी ने अपने पिता लालू को किडनी डोनेट की थी। साथ ही इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी और खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इसके बाद रोहिणी ने एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला और लिखा कि मैंने एक बेटी और एक बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है। रोहिणी का पहले तल्ख तेवर दिखाना और फिर बैकफुट पर आना कहीं न कहीं पिता लालू प्रसाद की नसीहत का असर था। लेकिन रोहिणी ने जता दिया कि लालू फैमिली में तेजस्वी के छोड़कर संजय यादव की स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि इससे पहले संजय यादव के मसले पर पहले तेज प्रताप तो अब रोहिणी अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने रोहिणी का समर्थन करते हुए बहन के अपमान पर सुदर्शन चक्र चलाने की बात कह डाली है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। जिस तरीके से बहन ने कहा है हम उससे सहमत हैं, और जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज़ बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। बहरहाल तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि परिवार और पार्टी की एकजुटता में टूट का कोई भी संदेश पब्लिक फोरम पर जाए। ऐसे में एक बार फिर संजय यादव को लेकर परिवार में बढ़ता तनाव आने वाले चुनाव में लालू फैमिली के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। रोहिणी आचार्य का अपने अकाउंट को प्राइवेट करना जनता को संदेश दे रहा है कि लालू फैमिली में ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन ये गुस्सा केवल संजय यादव के विरोध से जुड़ा नहीं है, बल्कि चुनावी साल में टिकट पाने की महत्वाकांक्षा भी घमासान का कारण हो सकता है। तो आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में बस इतना ही। आप जहां भी रहें राष्ट्र हित को ध्यान में रखें और राष्ट्र सर्वोपरि के मंत्र को चारों तरफ फैलाते रहें। शुक्रिया।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।